नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं। हम पहले ही क्लास में बता दिए थे कि हम एनसीईआरटी को पढ़ाते ही नहीं, हम आपको एनसीईआरटी को रटाते नहीं, हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, आपके माइंड में घुसाते हैं। और कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी का इस सेशन को अगर आप देख लिए तो कोई लक्ष्मीकांत आपको फैक्ट्स देगा, एनसीईआरटी आपको समझ विकसित करेगा। आप अगर सोच रहे हैं यूपीएससी का तैयारी करना है तो अगर मन से तैयारी करना है तो एनसीईआरटी क्या कीजिए, पढ़िए। अगर आपको कहीं ना कहीं पंचवर्षीय 10 वर्षीय योजना बाबा बनना है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, लोगों को क्या करना है, यूपीएससी के बारे में बताना है, आपको टीचर बनना है, तो फिर क्या कीजिए, सिर्फ लक्ष्मीकांत फैक्ट्स रट लीजिए। और आपको अगर जड़ से पूरा यूपीएससी अगर निकालना है, 2 साल 1 साल के तैयारी में अगर यूपीएससी को निकाल लेना है तो आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी पढ़ना होगा। इससे पहले 3 वीडियो हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या किए थे, डाइवर्सिटी विविधता के बारे में बात किए थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर आया 3 चैप्टर तक हम लोग पढ़ लिए है, सरकार वगैरह। अब हम लोग आज लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का इंग्लिश क्या होता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या उसका क्या है, मुख्य तत्व है, क्या क्या उसका मेन जो है ना, उसका एलिमेंट्स है। एलिमेंट कहने का मतलब जो उसका तत्व है। अब देखिए इसमें हम लोग लोकतांत्रिक सरकार में ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका का नक्शा है और ये भारत है। मतलब कि हम लोग का पड़ोसी देश में भी दक्षिण अफ्रीका माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में हम लोग बताए थे कि काले घोले का दक्षिण अफ्रीका जो था, वहां के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं, क्योंकि वहां पे सूर्य सबसे पहले आता है और तेज होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज के इस पार्ट में आते हैं। तो इस पार्ट में आप लोग लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। उसके बाद इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल है। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़े। देखिए हमको इस चैप्टर ये बताएगा कि अभी तो भारत लोकतांत्रिक है, लेकिन अगर भारत लोकतांत्रिक न होकर राजतांत्रिक रहता तो क्या क्या हमारे साथ समस्या हो सकता था। पता है, लोकतंत्र और राजतंत्र में सबसे बड़ा फैसला है कि लोकतंत्र क्या करता है, टू फॉर पीपल, मतलब क्यों, क्या चीज के लिए है, लोगों के लिए है। टू फॉर पीपल, वाई फॉर पीपल, और कहीं ना कहीं क्या करता, वो लोगों के, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के सेवा के लिए ही चुना जाता है। आपको पता है कि कौन, अब्राहम लिंकन जी ने लोकतंत्र का एक परिभाषा दिया है कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए कौन है, लोकतंत्र का चयन किया जाता है। अगर राजतंत्र में क्या होता है कि राजा जो अगर आपको फैसला सुना दिया वही सर्वोपरि है, वही आपको मानना होगा, दूसरा फैसला आप उसमें आवाज नहीं उठा सकते हैं। और लोकतंत्र में होता है कि अगर आप कोई गलत फैसला है तो आप आंदोलन कर सकते हैं, सरकार के पास न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से आप अपना क्या पहुंचा सकते हैं, खबर पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, गोरा और श्वेत काले। वहां श्वेत मीन्स गोरा और अश्वेत मीन्स काला, दोनों प्रजाति के लोग रहते हैं, काला और गोरा दोनों प्रजाति के लोग रहते हैं, यानी कि दोनों ही तरह के लोग रहते हैं। आइए, और जिनकी त्वचा का रंग देखिए काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय जो हासा वर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़का माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। मतलब कि एक 11 वर्ष का लड़का है जो क्या है, सांवला रंग का है, न गोरा है न काला है, वो क्या है, सांवला है। वो क्या कर रहा था, एक बक्सा की सफाई कर रही थी। और वो जब बक्सा की सफाई कर रही थी तो उसे एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें 15 साल की स्कूल जाने वाली लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। अब जो क्या था, जो घर का सफाई कर रहा था तो उसमें एक बक्सा मिला। जैसे दिवाली के टाइम में आप लोग भी घर का साफ करते हैं तो उसको बक्सा में पेपर का जो होता है, न्यूज़पेपर, उसका कतरन, छोटा उसका क्या था, कतरन मिला, छोटा एकदम कतरन, जिसमें वो क्या करता था,
न्यूज़पेपर का मेन मुख्य जो क्या होता था, सुर्खियां होता था, उस पे लिखा रहता था। आइए क्या होता है फिर, और लड़के की बहुत सारे स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी उस न्यूज़पेपर में। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चलता है कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। जब माया ने अपनी माँ से पूछा उस लड़के के बारे में तो पता चला कि क्या है, उस लड़का का नाम क्या है, हेक्टर पीटरसन है। क्या है, हेक्टर पीटरसन है। एक मिनट, चलिए, उस लड़का का नाम क्या है, हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून में शामिल था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव। अब हम जो माया जब पूछा तो माया ने जब पाया कि क्या है, दक्षिण अफ्रीका जो है ना रंग भेद में शामिल था और वहां के त्वचा के आधार पर उसको क्या किया जाता था, भेदभाव होता था। जैसे कि कभी कभी अमीर गरीब के कारण भेदभाव होता है, तो दक्षिण अफ्रीका में गोरे काले पर लेकर क्या था, भेदभाव था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत और श्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के पास आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों को अस्पताल अलग होते थे, अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होती थी। भेदभाव इतना था कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए अस्पताल भी अलग था, गाड़ियां भी अलग थी, सब चीज क्या था, अलग था, एम्बुलेंस वगैरह सब अलग था। श्वेत लोगों के लिए अस्पताल की गाड़ियां भी क्या थी, अलग थी। जबकि श्वेत लोगों की गाड़ी क्या होती थी, सुशोभित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों की गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। उसके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों की लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों का वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों के श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनसे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यहाँ पे दो चीज आप लोग क्या किए होइएगा, नोट कीजिएगा। देखिए, श्वेत लोगों को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। देखिए, श्वेत लोगों को जो था वोट देने की भी अधिकार इजाजत नहीं थी। यानी कि उसको मानिए कि वहां पे क्या लोकतंत्र होगा, जहां पे वोट डालने का अधिकार ही नहीं जनता को मिलेगा, क्या लोकतंत्र होगा क्या। उनके साथ बहुत सारा उनका जमीन भी श्वेत लोगों के लिए आरक्षित होता था, यानी कि उसके लिए रिजर्व होता था। और अश्वेत लोगों के लिए जमीन भी कोई क्या था, बढ़िया वीआईपी जमीन सब श्वेत लोगों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए घटिया जमीन था। मतलब कि उनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। क्या होता था, भेदभाव होता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, श्वेत लोगों को मतलब कि श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर श्वेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वही रहता था। एगो शहर का नाम था जिसका नाम क्या था, स्वेटो। क्या, सोवेटो। सोवेटो एक शहर का नाम था जहां पे क्या रहता था, हेक्टर पीटरसन जो लड़का है वो भी उसी शहर में रहता था, क्योंकि वहां पर सिर्फ कौन से लोग रहते थे, अश्वेत लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे, अश्वेत। वहीं पे हेक्टर पीटरसन भी रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर
देखिए अफ्रीकन भाषा सीखने के लिए हेक्टर पर क्या दिया जा रहा था, जोर दिया जा रहा था कि आप क्या कौन सा भाषा सीखे, अफ्रीकन। क्या भारत में ऐसा होता है क्या, आप अगर संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आपको कोई कहता है कि नहीं आप उर्दू सीखिए, कोई उर्दू सीखना चाहता है तो उसको कहता है कोई कि संस्कृत सीखिए, ऐसा भारत में नहीं होता। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता था, आप दक्षिण अफ्रीकन भाषा ही सीखिए। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। 16 जून 1976 को जब अफ्रीकन भाषा वो नहीं सीखना चाह रहा था, उसके विरोध में जब वो धरना प्रदर्शन किया तो गोली उसको मार दिया गया। 16 जून 1976 को किसको, हेक्टर पीटरसन को, और उसकी मृत्यु हो गई। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला आप लोग जानते होइएगा, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी मिला था भारत से। नेल्सन मंडेला अश्वेत ही थे और देखिए नेल्सन मंडेला ने क्या किया, रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। यानी कि 1994 में जाके दक्षिण अफ्रीका क्या बना, लोकतांत्रिक देश बना। कब, 1994 में। कौन, दक्षिण अफ्रीका। तब से सभी प्रजातियों को लोगों को बराबर माने जाने लगा। यानी कि 1994 से सभी प्रजाति के लोगों को क्या माना गया, बराबर। और श्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। उसके अस्पताल में, हॉस्पिटल में भी क्या था, अलग तरह का क्या था, व्यवस्था था। उसके लिए जमीन भी अलग होता था, उसके लिए और क्या कह सकते हैं, उसके लिए वाहन, एम्बुलेंस का भी व्यवस्था क्या था, अलग था। और अगर मान के चले तो और क्या भेदभाव होता था, उसके लिए वो भाषा भी नहीं अपना सीख सकता था। ये सब क्या होता था, उसके साथ भेदभाव होता था। ये लोग आप लोग लिख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना जी। आगे बढ़ते हैं। हेक्टर उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, भाषा सीखने के खिलाफ। क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है, क्यों, इसलिए होना जरूरी है कि मानव का भी कुछ गरिमा होता है। अगर मान के चलिए कि एक ही काम का अगर आपको 5,000 रुपया मिलता है और उसी काम का हमको अगर 5 लाख रुपया मिलता है तो आपको कैसा लगेगा। एक ही इंसान, भगवान ने इंसान को एक जैसा बनाया है, वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, जीसस हो, जो भी हो, सबको क्या बनाया, एक जैसा बनाया है। इसलिए लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। यानी कि कैसे हम पता करेंगे कि सरकार लोकतांत्रिक है, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या राजतांत्रिक है। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्या होते हैं, अगर आपके यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं तो आपका क्या है, लोकतंत्र। और देखिए अपने पिछले पार्ट में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। मतलब कि अगर लोकतंत्र में क्या करता है, लोग अपने मन से प्रतिनिधि चुनते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कान पकड़ के, हाथ पकड़ के, गोली के दम से, बंदूक के दम से, पैसा के लालच पर भी अगर आप लोग वोट देते हैं तो आप लोग का कमजोरी है। सरकार ऐसा नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरें पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है, इसलिए एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही आदमी सत्ता में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचारी हो सकता है, वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते होइएगा चाइना में कभी वहां का नेता ही नहीं बदलता है, और आप जहां भी नेता नहीं बनेगा वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो अपने आपको क्या मानेगा, नहीं समझे है। ई वाला फीलिंग आएगा कि कभी कभी तो लगता अपनिच भगवान है, ऐसा फीलिंग होने लगेगा। इसलिए समय समय पर चुनाव होना जरूरी है, और कभी प्रत्यक्ष जीतेगा तो कभी विपक्ष जीतेगा, कभी पक्ष जीतेगा तो कभी विपक्ष जीतेगा। इसका डर रहेगा तो नेता लोग डर कर काम करेगा और अपने अच्छे से जिम्मेदारी को निभाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी सरकारों के यह निश्चित समय के लिए चुना जाता है।
भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। भारत में कितने वर्ष पर चुनाव होते हैं? 5 वर्ष पे। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब ये लोकतंत्र में अपनी ताकत का महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। मतलब कि आप जानते होइएगा कि जब चुनाव होता है उस समय जनता के पास क्या आ जाता है? शक्ति आ जाता है। आप देखते होइएगा कि बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, डीएम सॉरी, वो तो अस्थाई में आ जाते हैं, बड़े बड़े एमएलए हो, यानी कि एमपी हो, और बड़े बड़े क्या हो, सांसद हो, उस भी क्या आता है? बड़े बड़े आदमी माफिया लोग आके चरण में पड़ते हैं। यानी कि उस समय लोकतंत्र पता चलता है कि नहीं नहीं हमारे पास क्या है, ताकत है। अब देखिए भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोगों सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करने में भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। मतलब कि कोई काम जो आपको सरकार का पसंद नहीं आया, जो काम आपको सरकार का पसंद नहीं आया, आप उसका विरोध भी कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, आप कहीं ना कहीं आपको अगर सरकार की आलोचना कर सकते हैं। अगर ये सब है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र है। अगर आलोचना नहीं कर सकते हैं, आप सरकार का पसंद नापसंद का आप ख्याल नहीं रख सकते, आप अपनी मत नहीं रख सकते, तो क्या है? कहीं ना कहीं लोकतंत्र नहीं है। यही क्या है? लोकतंत्र का चिन्हासी है। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं हम अपने पसंद से क्या करेंगे? सरकार को चुनेंगे। और दिखाई दे रहा है जी? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ किस प्रकार सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है। हार बुला नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। नेताजी है ये, और ये नेताजी कह रहे हैं कि हाल बुरा नहीं है, बगल के गांव में पानी आ रहा होगा। आप देखते होइएगा कि आप अगर अच्छे जगह से बिलोंग नहीं करते तो आपके यहाँ झाड़ू लगाने वाला एक टाइम आएगा। वही जब किसी आप वीआईपी एरिया में चले जाइए, नेता लोग के घर के तरफ चल जाइए, एक आपको पुड़िया भी नहीं दिखेगा, एक दुब्बी भी नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब कि कहीं पे बहुत सारा आदमी के पास बहुत चीज है और किसी के पास कहीं ना कहीं अपने क्या चीज के लिए भी नहीं है, अपने जरूरत के चीज के लिए भी नहीं है। और किसी के पास क्या है? पेटियां भरने के लिए सामान उपलब्ध है, पैसा उपलब्ध है। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। लोगों के जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। मतलब कि 2005 में जब सरकार ने बिजली का क्या किया था, दिख रहा है उसमें फ्रेश, देखो तो दिख रहा है ना एकदम, सब देखो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना? चलिए हाँ। आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा। तो कहीं ना कहीं क्या किया, 2005 में जब बिजली का दाम क्या हो गया था, बढ़ गया था, तो सरकार ने क्या किया? हस्ताक्षर अभियान चलाया। देख लीजिए, सरकार ने क्या किया? बिजली का सॉरी, बिजली के दाम बढ़ने पर क्या किया? हस्ताक्षर अभियान भी चलाए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, और सरकार को जब हस्ताक्षर अभियान और विरोध किया गया तो सरकार को दाम घटाना पड़ा। संपादक के नाम चिट्ठी, देखिए कैसे चिट्ठी एक लिख के सरकार का विरोध जता रहा। पोस्टरों पर रोक लगे, दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सरकार
के नक्शे पर भी क्या किए जाते हैं, इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाए। महेश कापसी, दिल्ली। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। ये कुछ क्या है, पेपर का कटिंग है, यानी कि सरकार अपने संपादकीय द्वारा अपने जनता अपने बातों को रखता है और सरकार उसको सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं। पेपर में संपादकीय पेज के द्वारा, आप देखते होइएगा पेपर में एक संपादकीय पेज रहता है, उसके द्वारा भी आप अपने देखते होइएगा कि नाली का कोई विरोध कर रहा है कि लोग वहां गिर रहा है, आप अपना विरोध प्रदर्शन सरकार के सामने रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। और सरकार को यह समझ सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। आपको लोकतंत्र में अगर कोई धरना दे रहा है, कोई सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको गलत नहीं मानना चाहिए, उसको सही मानना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में धरना देना, सरकार के कामों का विरोध करना उचित है। जैसे कि मान के चलिए, अगर पिताजी आप कोई गलत काम, सिगरेट पी रहे हैं, आप पैसा को ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट हो जा रहा है बाइक से, तो आपके पिताजी अगर इसके लिए विरोध कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो इसको अच्छा मानना चाहिए। आप देखते होइएगा कि बहुत अच्छा है, किसी फिल्म का डायलॉग है कि जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी की चोट से दर्द लहो, जिस वो कभी मूर्त नहीं बन सकती है। उसी तरह अगर पिताजी समझाते हैं तो आपके अपने भलाई के लिए समझाते हैं, इसलिए उस चीज को समझिए। आगे बढ़ते हैं। इनके जरिए जो बात गलत है और न्याय संगत नहीं है, यानी कि न्याय जैसा नहीं है, न्याय के अवलोकन के जैसा नहीं है, न्याय जैसा नहीं है, उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता को जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अखबार वगैरह भी क्या करता है, जनता के, टीवी वगैरह भी जनता के कार्य को क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और क्या करता है, जनता को, सरकार को बताता है कि आप ये काम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सरकार उस चीज पे अमल करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वही यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। अब बताइए, सही की मान के चलिए, नेता लोग क्या करते हैं, वोट बैंक जानते हैं, जिस इलाके में उनका वोट है। जैसे कि मान के चलिए कि भारत में जनजातीय समूह का कितना परसेंट है, जनजातीय समूह आप लोग जानते होइएगा, जनजातीय समूह यानी कि जिसके पास जिसका संख्या भारत में कम है, सरकार उनके बातों को क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। अगर बहुत सारा, अब जैसे कि एक आदमी कोई कह रहा है कि नहीं इस चीज का हम विरोध कर रहे हैं, तो उस चीज को कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अगर बहुत सारे लोग, जैसे आपके घर में आपको आईएएस का क्या करना है, कोर्स खरीदवाना है, चाहे आप मोबाइल पर मेरा वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए आप पापा को बोल रहे हैं कि एक मोबाइल खरीद दीजिए, और पापा का इस बात के लेकर अगर पूरा घर भर सपोर्ट कर दे, आपके भैया सपोर्ट कर दे, आपके मम्मी सपोर्ट कर दे, आपके दादा दादी सब सपोर्ट कर दे, तो पापा मजबूर होकर आपके काम को क्या करेंगे, कर देंगे। अगर वही अनसपोर्ट कर दे तो उस काम को क्या कर देंगे, नहीं करेंगे। बात सही गलत, वही बात होता है लोकतंत्र में। आइए देखते हैं, लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। ये देखिए, आंदोलन करती महिलाएं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। आंदोलन लास्ट टारगेट होता है। आंदोलन की सरकार क्या कर दिया, रोड पर बैठ के जाम कर दिया, ट्रेन के पीछे शांतिपूर्ण आंदोलन भी करे तो शांतिपूर्ण तरीके से करे। और आंदोलन जब महिलाएं, इस सब तो जनसंख्या जब कम होती है, तो जो क्या करता है, आंदोलन के द्वारा सरकार से अपनी बातों को सुनवाता है। अगर देश के लोग सजग है और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन है और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हम यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। मतलब कि कह रहा है
एनसीईआरटी कि आज के बाद अगर आपके शहर वहर से कोई जुलूस उलूस निकले तो पता करें कि जुलूस क्या चीज का है। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं का समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। मतलब कि कभी कभी देखा कि माया जैसा केस में जैसे कि वो विरोध कर रहे थे भाषा सीखने के लिए, लेकिन उनको गोली मार दिया गया। तो कभी कभी ऐसा अगर होता है तो क्या किया जाता है, लोकतंत्र का धजिया उड़ाया जा रहा है, और लोकतंत्र का धजिया उड़ाना अच्छा नहीं है। यही आपको एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रहा है। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे? हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता था, क्योंकि अगर एक लोकतांत्रिक देश में आप जौन सा भाषा चाहे आप पढ़ सकते हैं। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई रोक रहा है। आप अगर एसडीएम बनिएगा तो आपको कोई रोकेगा, आपको रेलवे में जाइएगा कोई रोकेगा नहीं रोकेगा। लोकतांत्रिक देश में क्या है, लोग स्वतंत्र है, अपने अनुसार क्या कर सकता है, कोई व्यवसाय चुन सकता है, कोई कार्य कर सकता है। आइए, विवादों तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके से अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों को भय और असुरक्षित की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। अब देखिए, आपको बताते हैं अब क्या होता है कि जहां विवाद वही होता है जहां एक मन, एक मत दूसरे के मत से नहीं मिलता। आपने इस वर्ड को सुने होइएगा, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब कि हर एक मस्तिष्क में अलग अलग विचारे हैं। आपका मन करता होगा कि नॉनवेज खाना चाहिए, किसी का मन करता नहीं खाना चाहिए। तो मतलब कि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोग, यानी कि उनका क्रियाकलाप क्या हो गया, अलग हो गया। तो वहीं पे जाके क्या होता, विवाद होता है। तभी जाके विवाद होता है, नहीं तो जो काम आपको पसंद है, जो हमको पसंद है, तो विवाद काहे होगा भाई। हम अगर थोड़ा सा करेंगे तो विवाद नहीं होगा। आइए अपने समाज में कुछ विवादों के बारे में पढ़े और यह समझे कि सरकार इनके समाधान में क्या क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा से भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। लोकतंत्र में विवाद होता है तो विवादों को सरकार का अंग है पुलिस। पुलिस क्या करता है, उसका समाधान करता है। पुलिस का यह कर्तव्य है कि क्या करे, विवादों का समाधान करे। और वो क्या करता है, लोकतंत्र में देखिए, जैसे कि कोई आदमी कहता है कि मेरा जुलूस क्या निकलेगा, कहां से निकलेगा, मुस्लिम के टोला से निकलेगा। कोई कहता है मेरा जुलूस ईसाई के टोला से। इसी कारण से विवाद वगैरह होता है। कभी कभी पथराव तक भी बात आ जाती है, कितने लोग मर जाते हैं। आपने आर्टिकल 370 मूवी देखा होगा, उसमें देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा बात के लिए कैसे क्या किया जा रहा है, गाड़ी फोड़ दिया जा रहा है, मुंह फोड़ दिया जा रहा है, क्या क्या कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी मानसिकता का प्रयोग करके इस सब से बचना चाहिए। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। मतलब कि जो विवाद है उसका समाधान क्या चीज के आधार पर होता है, इन्हीं कानून के आधार पर होता है। और क्या करता है, संविधान के अनुसार कुछ दिए गए हैं कि संविधान जानते हैं कि एक जीवंत दस्तावेज है, यानी कि वो कभी मरने वाला नहीं है। वो अनलिमिटेड आपके समय के अनुसार बदलता रहता है। वही कह रहा है कि 19 के अनुसार भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून है, उसी के अनुसार के समस्या का समाधान किया जाता है। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी है
नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। तो उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक और क्या चीज के बीच? तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल के लिए क्या हो रहा था? विवाद हो रहा था। और कहीं ना कहीं क्या किया गया? इसको विवाद को सुलझाने का सरकार क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अपने कर्नाटक के कृष्ण राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मेटू बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भर जा सकता है जब कृष्ण राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्य को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी की चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। यही वो नदी है जिस पर क्या होता है? पिछले 30 सालों में दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रही है। मतलब कि नदियां तो बह रही है शांत भाव से। जब ऐसे दो राज्यों के बीच जब विवाद होता है तो राज्य इस विवाद को क्या करने का कोशिश करता है? सुलझाने का कोशिश करता है। यही एनसीईआरटी हमको बता रही है, जो कि कहाँ? तमिलनाडु और बेंगलोर के बीच हुआ। समानता एवं न्याय। अब हम लोग पढ़ेंगे कि समानता एवं न्याय कैसे मतलब कि होता है। समानता मतलब कि सबके साथ क्या हो? एक समान बर्ताव हो। आइए, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की पथ पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाएं से वंचित रखा गया है। पहले हालत यही थी कि उन्हें सार्वजनिक पहले हालत यही थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। किसको? बैककास्ट को। डॉक्टर अंबेडकर जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। यानी कि कुछ लोगों को मंदिर में भी प्रवेश नहीं किया जाता था, नहीं दिया जाता था। तो लोग अंबेडकर जैसे कुछ लोग आगे आए और इसके लिए विरोध किए और क्या हुआ? सभी के लिए समानता आया। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरतों को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अभी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। मतलब कि अभी भी ऐसा होता है कि लड़कों और लड़कियों के साथ भेदभाव किए जाते हैं। आप लोग पता है, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे दोस्तों होंगे जिसके भाई तो दिल्ली आ गए पढ़ने, आ गए पटना पढ़ने, आ गए इलाहाबाद पढ़ने, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग लड़कियां हैं जो कि घर में है, उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उसको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि घर से बाहर भी नहीं निकलिए। और उसके साथ क्या होता है? ये भी एक भेदभाव और असमानता ही है जो कि नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आइए, जिसमें लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सके। सरकार इसके लिए कुछ प्रावधान लाया है। जो प्रावधान लाया है इसके द्वारा सरकार बेटियां जो है या लड़कियां जो है वो अपने द्वारा हो रहा है क्या? अन्याय से छुटकारा पा सके। उदाहरण
स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों के फीस खत्म या कम करने की प्रावधान किया गया। आपको पता है आईएएस का आप फॉर्म भरिएगा तो कितना रुपया लगेगा, 100 रुपया। और लड़कियां गर्ल्स के लिए क्या होता है आईएएस का फॉर्म, शायद ही आप लोग को बहुत आदमी को इसमें पता होगा। और गर्ल्स के लिए क्या होता है, फ्री होता है। गर्ल्स आईएएस का फॉर्म फ्री भर सकती है। लड़कियां के लिए क्या है, बहुत सारा सरकार क्या लाए हैं, योजनाएं लाए हैं। साइकिल हो गया, आप पास करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं सरकार क्या कर रहा है, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कुछ कुछ योजनाएं ला रहा है। आज दक्षिण अफ्रीका में माया की जीवन कैसा होगा, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज वहां लोकतंत्र है तो अच्छा होगा। किसी विभिन्न तरीके से लोग सरकार की प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। किन किन विभिन्न तरीकों से बताइए, धरना, जुलूस, आंदोलन के जरिए और सभी बता सकते हैं। विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है, इसलिए होती है कि संविधान में सरकार का भूमिका है और सरकार ही उस विवादों को क्या करते हैं, समाधान करते हैं। सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, सरकार योजनाएं ला रही है, सरकार उसके लिए क्या कर रहे हैं, कानून बना रही है। जैसे कि मिड डे मील के द्वारा भी क्या किया जा रहा है, सभी को एक समान एक साथ भोजन करने का प्रयास कराया जा रहा है। पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर है, मतलब कि आप बताइए कि लोकतांत्रिक सरकार की क्या भूमिका है, उसकी एक सूची बनाइए और उसको पता कीजिए। यही आपको बता रहा है एनसीईआरटी। आपका आज का चैप्टर क्या हो गया, खत्म। आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और आप आज देख लीजिए कि क्या क्या पढ़े। तो आज हम लोग लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में पढ़ गए कि लोकतांत्रिक सरकार क्यों जरूरत है, अगर लोकतंत्र नहीं रहता तो कैसा होता। और हम लोग ये भी जाने कि कैसे लड़कों लड़कियों के बीच भेदभाव हो रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है, और हम लोग ये सब जानने का प्रयास किया। ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर हम बता दीजिए। इसको कोशिश कीजिएगा कि विस्तृत से क्या करें, ये पांचों क्वेश्चन को हम बनाए और अगले दिन के क्या करें, आपके लिए ये होमवर्क हो गया। HW आपका क्या हो गया, होमवर्क। यही हो गया कि आप क्या कीजिए, इसको बना के आइए। और आपको जब बना के आपका, तो हम चेक नहीं कर सकते हैं देखिए, लेकिन कमेंट आपका जरूर देखेंगे। एक एक लाइन में इस सब का कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या है, आप इस होमवर्क को पूरा कीजिए और क्या कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, नमस्कार।